हम लोग लगातार आपसे घर में सामान्य रूप से रोज बैठ के बात हो रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। आपकी बहुत सी चीजें बहुत जायज है। अधिकारियों का अधिकारी से बात करना या उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं सर, अधिकारियों ने हमसे बात करी, हमने अपना ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया अपना तो आइए मेरे साथ बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी रजत गोस्वामी हैं, जो शासन प्रशासन के साथ जो वार्ता हो रही है गोस्वामी समाज की। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी यहाँ पर आए, कमिश्नर यहाँ रहे, डीआईजी यहाँ पर रहे, मथुरा के जिलाधिकारी सब रहे। लगातार वार्ता का क्रम चल रहा है, कैसे भी इसका समाधान निकले। तो रजत जी से जाने क्या वार्ता अब तक प्रशासन से हुई है और कल जो फाइनली अवस्थी जी के साथ हुई है, क्या कुछ रहा ये बताएं। पहले पूरा प्रकरण समझा, क्या मामला है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कॉरिडोर बनाने का और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया है उस सब का क्या मामला? देखिए, यहाँ 2 चरणों पर बात चल रही है। पहला चरण है कॉरिडोर और दूसरा चरण है अध्यादेश। कॉरिडोर का आदेश 2023 में ही हो गया था, ठीक। उस कॉरिडोर के आदेश के बाद में एक भी कार्य यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा नहीं संपादित किया गया। क्यों नहीं संपादित किया गया उसका हमारे पास में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उनको करना चाहिए था। 2023 से आज 2025 हो गया और जहाँ तक है कि ये जून का महीना जहाँ तक चल रहा है, इतना एक लंबा समय होने के बाद में कुछ नहीं हुआ। इस मैटर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका जाकर के लग जाती है कि गोवर्धन का एक मैटर, उनका एक पर्सनल डिस्प्यूट था। उस गोवर्धन के मैटर के अंदर हुआ ये कि वहाँ पर एक लिस्ट मंगाई गई कि कितने मंदिर यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें डिस्प्यूट चल रहा है। 197 मंदिरों की लिस्ट जिला जज के द्वारा वहाँ पर भेजी गई। जैसे ही वो लिस्ट पहुँचती है, सरकार उस केस के अंदर अपने पार्टी बनने का आवेदन दे देती है और ये कहती है कि ये 197 मंदिरों का चार्ज हमको दे दिया जाए, हम सबका अधिग्रहण कर लेते हैं और हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। यदि कोर्ट आज्ञा दे तो वो प्रोजेक्ट जो है हम यहाँ पर सबमिट करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप सबमिट करिए और उन्होंने पूरा का पूरा बांके बिहारी कॉरिडोर का पूरा प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। साथ ही साथ वो आदेश भी सबमिट किया जो कि जो है 8/11/2023 का था, जहाँ तक है कि जिसके अंतर्गत कॉरिडोर बनाने के लिए स्वीकृति दे दी गई थी और कॉरिडोर बनाने के लिए जो स्कीम जो यूज़ में लेनी थी कॉरिडोर बनाने के लिए पर्टिकुलर, उसको स्वीकृति दे दी गई थी। साथ ही साथ जो फंड था उसको मना कर दिया गया था राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, आपको जो पैसा यूज़ करना है वो अपना स्वयं का कीजिए, क्योंकि आपने और भी कॉरिडोर यहाँ पर बनाए हैं। कृपया ये बताएं कि आपने वहाँ पर कितना पैसा लगाया सरकार की तरफ से। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फाइनली वो ऑर्डर हो गया। उस ऑर्डर को सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रेषित किया गया और ये कहा गया कि साहब, हमको जो है अगर पैसा दे दिया जाता है तो पैसा से कॉरिडोर की जो ज़मीन है वो ठाकुर जी के नाम से खरीदी जाएगी और उस पर हम व्यवस्था कर लेंगे। कोर्ट ने उनका कंसीडर करते हुए और पैसा रिलीज़ करने के लिए आदेश कर दिया गया और आदेश करने के बाद उनको ये आदेश दे दिया गया कि आप जो है केवल और केवल डेटी के नाम से, ठाकुर बांके बिहारी जी के नाम से आप इस चीज़ को जो है आप पैसा आपको यूज़ में लेंगे, इसके अलावा और किसी चीज़ में यूज़ में नहीं लेंगे। इस आदेश के बाद से हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करी कि साहब, जब ये मैटर उच्च न्यायालय के अंदर पहले से पेंडिंग चल रहा है एक पीआईएल के तौर पर, इस न्यायालय ने बिना हमको सुने हुए, बिना हमको जांचे हुए और एक तरफा आदेश कर दिया है, जिसके लिए हमने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल आउट करी और फाइल होने के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई कि सरकार इस ऐसे किसी प्राइवेट मुकदमे में घुसी कैसे सकती है। जब तक ये मैटर चल ही रहा था, 27 तारीख की इसमें डेट थी, देर रात 26 तारीख को आप एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। और जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी तो बीच कोर्ट प्रोसीडिंग में सरकार के सरकारी वकील ने ये कहा
कि आप जो है ये जो पुराना ऑर्डर है ये इन्फ्लेक्सस हो चुका है, और चूंकि राज्य सरकार ने एक्ट बना दिया है, इस एक्ट में जो समिति बनाई गई है वो एक प्राइवेट समिति है, अब वो सारा कार्यभार संभालेगी। सरकार ने जब ये बात कही तो कोर्ट ने कहा ठीक है, ऑल राइट, आप जो है जो भी आपका ये एक्ट है इसको न्यायालय के सामने जो है ऑन रिकॉर्ड लेकर आइए और प्रार्थी को इसकी कॉपी दीजिए। यहाँ से ये एक्ट हम लोगों के पकड़ में आया। जब ये पकड़ में आया तो हमने इस एक्ट पर पढ़ना इसको शुरू किया। तो ये एक्ट जो ये कहते हैं कि ये एक प्राइवेट ट्रस्ट इन्होंने बना दिया है, वो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि इस प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर सारी व्यवस्थाएं सरकार के हाथ में हैं। एक एक करके ये सारी व्यवस्थाएं मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रस्ट में 18 लोग होंगे जो प्रबंध कमेटी के अंदर होंगे। इस प्रबंध कमेटी के अंदर जो मंदिर का न्यास जिसे बोला जा रहा है, 7 पद जो हैं वो पदेन होंगे, जो राज्य सरकार के बड़े से बड़े जो अधिकारी हैं, डीएम और एसपी लेवल के लोग, वो लोग होंगे, जिसमें लखनऊ तक के अधिकारी होंगे। ठीक, बचे जो 11 लोग जो बचे हैं, उन 11 लोग में केवल 2 लोग, एक शख्स राजभोग से और एक जो है सदस्य शयनभोग से लिया जाएगा। उनकी भी नियुक्ति जो है उस ट्रस्ट के अंदर सरकार करेगी। जबकि हमारे यहाँ जो पहले ट्रस्ट है मैनेजमेंट ऑफ स्कीम, उसमें प्रावधान ये था कि हमारा इलेक्शन होता है बहुत प्रॉपर, जैसे देश का इलेक्शन होता है उसी तरीके से, और उनमें से 2-2 लोग जो है इलेक्ट होते हैं। यहाँ पर वो इलेक्शन वाली व्यवस्था ही ख़त्म कर दी, यानी कि 400 लोगों के परिवार में से आपको 2 लोगों की व्यवस्था करनी है, और सपोज़ उसमें से 10-10 लोगों ने अपना नाम दिया है कि हम ट्रस्ट में आना चाहते हैं, तो सरकार उनको चूज़ करेगी जो सरकार के हिसाब से चलेगा। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर 9 पद जो बचे, उनमें से 3-3 के 3 कॉरम बनाए गए, जिसमें से 3 बाबाजी लोग होंगे, 3 भागवताचारी होंगे और 3 जो है धनाढ्य लोग होंगे। अब यहाँ पर इन पदों की भी नियुक्ति सरकार करेगी। साहब क्यों करेगी? ये तो प्राइवेट ट्रस्ट था, सरकार को क्या मतलब है कि किसको नियुक्ति करना है, लेकिन सरकार नियुक्त करेगी। अब सरकार ये कहती है हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अरे सरकार का पूरा हस्तक्षेप है। अब इससे एक अगला चरण, यहाँ पर विरोध इस बात का है कि जो हमारी संप्रदाय है, कल को जो बाबा जी हैं वो अगर अलग संप्रदाय से आ जाएंगे तो वो ठाकुर जी की सेवा के बारे में वो क्या जानते होंगे। यहाँ विरोधाभास हो जाएगा कि ठाकुर जी को कैसे भोग लगाया जाए, कितनी देर दर्शन कराया जाए, कैसे पोशाक धारण कराई जाए, हर चीज़ में विरोधाभास हो जाएगा। चूँकि हम लोग तो जो यहाँ पर अल्पमत में आ गए तो हमारी तो कोई सुनवाई होनी नहीं है। बाकी जो 9 लोग हैं वो सरकार के तंत्र के लोग होंगे, तो वो जैसा चाहेंगे वैसे करेंगे। जो हमारे यहाँ लाला की ठाकुर की सेवा बालक के रूप में होती है कि 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को दर्शन करे जाएँ, वो तो 12-12 घंटे खोल करके रहेंगे। कहो तो 24 घंटे खोल दिए जाए, जैसे रामलला में शुरू कर दिया गया था। वहाँ पर चंपत राय जी को बोलना पड़ गया कि भाई रामलला भी थक जाते हैं, उनको जो है शयन का समय उनको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो व्यवस्था है। अब आ जाती है बात की सरकार का हस्तक्षेप। ये पूरे न्यास को, जिसके अंदर जो न्यास का अध्यक्ष होगा, जो पूरा होगा, वो एक सीईओ होगा, जो भी सरकार का व्यक्ति होगा। अब इस न्यास को जो 18 लोग हैं, इन 18 लोगों को मंदिर के संबंध में अगर कोई खर्चे करने हैं तो वो 20 लाख रुपए तक खर्चे कर सकते हैं। उसके ऊपर का अगर कोई खर्चा करना है तो वो सरकार देगी, मतलब सरकार से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो फिर प्राइवेट कैसे रह गया भाई? प्राइवेट अगर होता तो ये न्यास कर सकती थी। चलिए इससे और आगे हम बढ़ जाते हैं। हमारे देश के अंदर जो संविधान है, इस संविधान में 50 बार अमेंडमेंट हुए, पक्ष और विपक्ष के साथ में बैठक होकर के एक मत होकर के, और इसमें जो है संशोधन लाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा न्यास है, इस न्यास में किसी तरीके का कोई संशोधन इस न्यास में पदेन अधिकारी जो 18 लोग हैं उनको करने का अधिकार ही नहीं है। भाई ये कैसा न्यास हुआ और ये कैसा प्राइवेट न्यास हुआ कि कल को अगर कोई चीज़ इस न्यास से छूट गई है जो बहुत अति आवश्यकता है, तो उसके अंतर्गत आपके पास में कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप इस न्यास को इतना आपने बलिष्ठ कर दिया कि वो ठाकुर जी की संपत्तियों को बेच सकता है, किसी को पट्टे पे दे सकता है, ठाकुर जी के मंदिर को तोड़कर पुनः वापस बना सकता है, ठाकुर जी का मुख चेंज कर सकता है, किसी भी सेवायत गोस्वामी को वो निष्कासित कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो रोस्टर हैं, जो 500 साल से हमारी परंपरा है कि किसकी कितने दिन की सेवा रहेगी परिवार के हिसाब से, उन सेवाओं को भी वो चेंज कर सकते हैं कि अगर मेरी 10 दिन की सेवा है तो कहिए वो मुझको 1 दिन की दें, और कहिए तो वो बिल्कुल ना दें। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई हमारा क्या बचा इसके अंदर? ये एक प्राइवेट संपत्ति है। ठाकुर जी हमारे निज हैं। 1864 में ठाकुर जी महाराज का मंदिर ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया।
जो कि एक्चुअल फैक्ट के साथ में है। उस समय एक जिलाधिकारी थे MS ग्राउस नाम के, जिनके पास में कई जिलों का चार्ज था। वो एक जो हैं दार्शनिक व्यक्ति भी थे, साहित्यकर्ता भी थे। उन्होंने पूरे ब्रजमंडल में जितने भी मंदिर देवालय थे उन सब के बारे में एक बुक लिखी। ये मंदिर का निर्माण उनके समय में ही हुआ है। उन्होंने इन सब चीज़ों को लिखा कि यहाँ के गोस्वामियों ने खुद पैसा 13 साल में इकट्ठा करके और इस मंदिर को अपने हाथों से बनाया। ये प्राइवेट संपत्ति है, सरकार इसको कैसे कह सकती है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। और जहाँ तक ठाकुर जी महाराज की बात है तो ठाकुर जी महाराज गोस्वामियों की निधि हैं। स्वामी हरदास जी के कृपा से ठाकुर जी महाराज का जो है प्राकट्य हुआ और वो परंपरागत रूप से चरणबद्ध तरीके से जो है वंश अनुग्रत के हिसाब से एक दूसरे पीढ़ी को ठाकुर जी की सेवा स्वामी जी के पदों के हिसाब से करने को बताया जाता है और उसी तरीके से वो चल रही है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है। तो हमारे सामने कोई जो है रास्ता सरकार ने नहीं छोड़ा है। इधर बांके बिहारी जी का नाम है ही नहीं है जो वर्तमान में। देखिए, मैं इस बारे में फिर आपसे एक बात कह देता हूँ, ये किस तरीके से बरगला रहे हैं अभी मेरे जो सुनने में आया है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कोई भी बात नहीं कही है। अब वो कहते हैं ये जो ज़मीन है, जो बांके बिहारी जी मंदिर जिस ज़मीन पे बना हुआ है, ये गोविंद देव जी की खेवट है। तो मैं पुराने समय की बात बताता हूँ कि वृंदावन में 3 ही खेवट थी, 3 देवालयों के नाम से, एक गोविंद देव जी, एक जो है गोपीनाथ जी और एक मदन मोहन जी। गोविंद देव जी खेवट में जहाँ तक मुझे पता है कि मंदिर का जगह उसमें छोड़ी हुई थी, लेकिन ये तीनों खेवटें कहीं पे भी सरकारी तंत्र में नहीं थी। ये उस समय से, जिस समय राजा महाराजाओं का दौर था, उन मंदिरों की जागीर थी। ये भी प्राइवेट संपत्तियाँ हैं। अगर मैं आज के लॉ की बात करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि किसी भी प्राइवेट संपत्ति पर यदि आपका कब्जा है, जिस व्यक्ति की वो संपत्ति है उसने अगर उसको चैलेंज नहीं किया है तो 12 साल के अंदर उस संपत्ति का वो अधिकारी हो जाता है। यहाँ तो 1864 से हम ही काबिज हैं साहब। किसी एक व्यक्ति ने आज तक चैलेंज नहीं किया, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये ज़मीन मंदिर की नहीं है या यहाँ जो घर बने हुए हैं वो मंदिर के नहीं है। ये जो घर हैं उसी समकालीन काल के बने हुए हैं, 1864 के आसपास के, क्योंकि सारे घर जो इस ट्रस्ट कॉरिडोर में आ रहे हैं ज़्यादातर गोस्वामी समाज के हैं जो यहाँ के पुजारी हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इन्हीं के घर क्यों हैं, क्योंकि मंदिर के पास में होने की वजह से हमारे यहाँ अपरश की सेवा रहती है। अगर मंदिर के पास गोस्वामियों के घर नहीं होंगे तो नहा करके स्नान करके जब वो मंदिर में जाते हैं तो वो अपरश नहीं रह पाएगा। सरकार ने ठाकुर जी के किसी भी व्यवस्था में कोई रुचि नहीं दिखाई है। जो आदेश या जो भी अपने एफिडेविट कोर्ट में लगाए हैं वो सिर्फ मंदिर को लेकर के और मंदिर के पैसे को लेकर के लगाए हैं। ठाकुर जी की सेवा से उनका दूर दूर तक का कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर ये बात बहुत कहना ज़रूरी पड़ जाता है कि आज हम लोग यहाँ पर बिहार जी की सेवा एज ए लाला करते हैं, भगवान नहीं समझते हैं। यहाँ आने वाले लोग भी ठाकुर जी को जो है भगवान ना समझ करके लाला ही समझते हैं। वो जिस भाव से ठाकुर जी को मानते हैं, ठाकुर जी उस भाव से उनका कल्याण करते हैं। तो यहाँ जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन उसी तरीके से है जैसे यशोदा मैया अपने लाला की सेवा करती थी बाल्यकाल की, और वही सेवा हम लोग निष्पादित कर रहे हैं यहाँ पर। और आज जो है हमसे वो अधिकार भी छीना जा रहा है, हमको उठा करके यहाँ से फेंक दिया जाएगा। और फेंक जहाँ पर दिया जाएगा, हमारे पुनरुत्थान की कोई व्यवस्था नहीं करी है कि भाई जिसके घर जा रहे हैं हम उनको कहाँ घर देंगे। चलिए, अगर आपने घर भी दे दिए यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, अब हमको सेवा में आना है यहाँ पर, तो कैसे आएंगे? क्या वो चमड़े के स्कूटर के ऊपर लद करके और हम नहा धो करके अपने घर से चलेंगे तब सेवा में सीधे घुसेंगे? तो अपरश कहाँ रह गया? तो ये सारी चीज़ें जो बरगलाया जा रहा है, 2 तरीके अलग अलग हैं। कोर्ट अलग में प्रोसीडिंग चल रही है और यहाँ समझाने का दौर अलग चल रहा है। उसी समझाने के दौर में यहाँ पर मुख्यमंत्री के जो हैं मुख्य सलाहकार यहाँ पर आए हुए थे। बातचीत सुबह जो मीटिंग हुई, उन्होंने साफ हमसे ये कह दिया था कि कॉरिडोर तो बन के रहेगा। जब एक्ट के बारे में बात हुई तो उनको सारे तथ्य पढ़ाए गए जो कि मैंने रिमार्क कर रखे थे, तो उन्होंने तुरंत मुझसे रिमार्क की कॉपी ले ली और मुझसे हम लोगों से ये कहा गया कि आप लोग शाम को आइए, अभी हमारी मीटिंग है। शाम को हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो रिमार्क जितने भी थे वो इस बात पर आ गए कि हम आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, ठीक है, और एक्ट बना रहेगा। हमने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली कि साहब ऐसा है, ना तो हमको एक्ट चाहिए किसी भी तरीके से, ना हमें ये कॉरिडोर चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट होना है। आप उसके लिए किसी अच्छी सरकारी संस्था की व्यवस्था करवाइए जो इस क्राउड को मैनेज कर सके। हम लोग सहयोग कर तो रहे हैं, हमने लिखित तौर पर दे रखा है कि साहब जो हमारी परंपराएं हम उसमें स्विच कर दिया है, जो हमने हाईकोर्ट में भी लगाया हुआ है कि भाई हम ठाकुर जी को परमानेंटली गर्भगृह से बाहर ले आते हैं, मंदिर को सेंट्रलाइज करा देते हैं।
मंदिर के अंदर क्यू सिस्टम की व्यवस्था करा लेते हैं। लेकिन सरकार के जो तीनों वकील, जो बड़े वकील हैं, हमारे पर्टिकुलर एक केस में आप ये सोचिए कि सरकार का सबसे बड़ा वकील एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, सब तीनों की तीनों मिलकर के हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। और जब वहां पर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि आप लोग मीडिएशन करिए, बातचीत करिए, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, हमें कोई बातचीत नहीं करनी। तो साहब फिर यहाँ किस बात में बातचीत करना चाहते हैं? और जो भी बातचीत यहाँ होती है उसका कोई लिखित ब्यौरा नहीं दिया जाता है कि चलिए एज ए जिला अधिकारी यदि सरकार की तरफ से लिख करके कोई चीज़ दे तो हम उस चीज़ पर बात माने भी, कुछ सोचा विचार करी भी जाए। खाली मौखिक बातें हो रही हैं कि आपका कोई अहित नहीं होगा। अरे साहब, जो आप कोर्ट के अंदर लिख करके दे रहे हैं वो लिखा हुआ जो है वो ताजिंदगी चलता है, मौखिक भाषाएं ताजिंदगी नहीं चलती हैं। क्या चाहते हैं फिर हम बिल्कुल साफ साफ हमारा हिसाब है कि हम किसी भी तरीके से इस एक्ट के फेवर में नहीं है, ना ही हम कॉरिडोर के फेवर में हैं। जहां तक कॉरिडोर की बात है तो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो अब तक का जो हमको सुनाई पड़ा है कि आपने व्यवस्था ये कर रखी है कि जमुना पार माठ में आप एक नव वृंदावन बना रहे हैं, आपने एक्सप्रेसवे से एक नया कनेक्टिंग रास्ता बना लिया है, आपने NH2 को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का रास्ता बना लिया है, आप यमुना के ऊपर 4 सिग्नेचर ब्रिज बना रहे हैं, 4 ब्रिज बना रहे हैं जिसमें एक सिग्नेचर ब्रिज है। पूरी व्यवस्था हरिद्वार वाली लेकर आ रहे हैं, आप पूरे क्राउड को जमुना पार लेकर के जा रहे हैं। तो जमुना पार से ब्रिज पार करके बिहार जी मंदिर केवल 100 मीटर की दूरी पे रह जाता है। तो यहाँ पर जो जमुना का पूरा क्षेत्र है, जो कालीदह से लेकर के और चीरघाट तक पूरी सरकारी जमीन है, वो सारी आपकी है, जैसे कि उस पार की है जहां आप बड़ी बड़ी दो जो है मल्टी लेवल पार्किंग आप बना रहे हैं। तो जब पूरा व्यवस्था आप उस तरफ को ले रहे हैं तो यहां हेरिटेज के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? यहां तो मुख्य 7 देवालय इन्हीं जमुना के किनारों पर हैं। तो अगर आप खाली इस परिक्रमा मार्ग को डेवलप करें और यहीं पर ही आप अपने जो है श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाएं और उनको चरणबद्ध तरीके से एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप मंदिर के अंदर लेकर आएं, क्यू सिस्टम बना करके लेके आएं, तो किसी हेरिटेज को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर के अंदर बेकार की भीड़ खत्म हो जाएगी, व्यवस्था बिल्कुल प्रॉपर चलने लगेगी। साथ ही साथ उन मंदिरों का भी उत्थान हो जाएगा जहां पर पब्लिक आज नहीं जा रही है। ये सब आपके सुझाव नहीं माने, आपके मांगे नहीं माने तो देखिए, हमारे पास, हम सरकार से तो लड़ नहीं सकते हैं, हम लोग तो बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, 400 लोगों का परिवार है, छोटा परिवार है हमारा। उनमें से भी आधे से ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं जो अपनी सेवा पर यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे चाचा जी लोग हैं, सब बाहर रहते हैं, जब सेवा काल होती है तब वो यहाँ पर आते हैं, आकर के एक ही घर के अंदर हम लोग सब रहते हैं, वहीं से सेवा में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। सेवा पूर्ण हो जाती है तो वापस चले जाते हैं। तो हम सरकार से लड़ नहीं सकते क्योंकि सरकार बहुत बलिष्ठ है अपने आप पर। अभी सरकार ने जो है एक कारनामा वैसे ही करके दिखा दिया, मैं आपके चैनल पर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। तो हमने सरकार को ये पूरा तरीके से आश्वस्त कर दिया है कि यहाँ के गोस्वामी समाज के द्वारा, यहाँ के लोकल ब्रजवासियों के द्वारा, यहाँ के जितने व्यापारी हैं उनके द्वारा, यहाँ का जो निषाद समाज है उनके द्वारा, यहाँ के जो पंडा समाज है उनके द्वारा, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि कल को अगर आप नहीं मानते हैं अपनी हर धर्मता से तो हम आपको ये पैसा भी, जो मंदिर के ट्रस्ट पर आपके पैसे की निगाह है, वो पैसा भी दान दे जाएंगे, आपको मंदिर भी दान दे जाएंगे, अपने घर जो हैं वो भी दान दे जाएंगे। और हम ठाकुर जी के श्री विग्रह को लेकर के, जो हमारी निज संपत्ति है, लेकर के यहाँ से सपरिवार यहाँ से विस्थापन हो जाएंगे। और जिस पूरे देश में जहाँ पर भी हमको आश्रय मिलेगा, हम वहाँ जाकर के फिर से अपने पूर्वजों के भांति जो मंदिर उन्होंने बनाया था तो वो फिर से कोशिश करेंगे, हम मंदिर बनाएंगे और ठाकुर जी की वहीं सेवा पूजा होती रहेगी। सुना आपने, ये बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी रजत गोस्वामी, उन्होंने पूरे विस्तार के साथ पूरे मामले की जानकारी दी, कैसे कॉरिडोर की परिकल्पना आई, उसके बाद कैसे जो सरकार द्वारा न्यास बनाने का जो पूरा यहाँ इस तरह से व्यवस्था बनाई है, सरकार की क्या मंशा है, किस तरह से सरकार के चरणबद्ध तरीके से कभी जिलाधिकारी वार्ता करने आते हैं, फिर कमिश्नर आते हैं, फिर मुख्यमंत्री के सलाहकार आते हैं, वार्ता होती है, लेकिन इनकी जो मांग है उनको वो सुनने को तैयार नहीं, केवल मौखिक आश्वासन दिए जा रहे हैं जो कि वो उन्हें स्वीकार नहीं। और इनकी 2 ही बातें हैं कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर किया जाए, वहाँ व्यवस्था बनाई जाए, मंदिर या यहाँ की गलियाँ उनसे छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। आखिर में अपने मन की वेदना व्यक्त कर दी कि बांके बिहारी जी, स्वामी हरदास जी ने उन्हें एक निधि के रूप में सेवा के लिए सौंपे हैं। यदि आप उन्हें उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो सब कुछ त्याग कर अपना घर, मकान, संपत्ति और यहाँ से बांके बिहारी जी के श्री विग्रह को लेकर यहाँ से पलायन कर जाएंगे।
बहुत बड़ी बात ये गोस्वामी समाज की ओर से उनके प्रतिनिधि के रूप में रजत गोस्वामी ने की है। अब देखना है कि इनकी ये जो बात है, इनकी जो पीड़ा है, इनके जो सुझाव है, इनकी जो मांग है, उन पर सरकार किस तरह का मंथन करती है और आगे क्या निर्णय लेती है। बहरहाल बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और न्यास का मामला यहाँ इस समय पूरी तरह से गर्मी पर है। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। सरकार के अधिकारी लगातार यहाँ आवागमन करके लोगों के मत जान रहे हैं, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया है। तिलक पत्रकार के अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।